हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ईवीएस क्लास। आज ईवीएस का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर का कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसमें हम पहले पढ़ रहे थे, जो हमने अभी तक पढ़ा था उसमें हाइड्रोस्फीयर और हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर। एक्चुअली बायोस्फीयर जो है उसी के अंदर ये सब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर यही आता है। तो ब्रॉडली इन तीनों को मिला के ये बायोस्फीयर बनता है। जो टर्म बायोस्फीयर है, इस सबसे पहले जो है इट वाज कॉइनड बाय जियोलॉजिस्ट जिसका नाम था एड्यूल स्यूएस इन 1875 में, जिसने ये डिफाइन किया कि ये जो बायोस्फीयर है ये एक ऐसी प्लेस है अर्थ सरफेस पे जहाँ पे लाइफ जो है वो रहती है, एग्जिस्ट करती है लाइफ। तो उसके हिसाब से, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, एज द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वायर लाइफ डेवल्स। तो ये है बायोस्फीयर का टर्म जो सबसे पहले एड्यूल स्यूअर्स ने 1875 में दिया था। अब हम बताएंगे बायोस्फीयर जो होता है ये होता है ग्लोबल ecological system integrating all the living beings and their relationship including their interaction with the elements of lithosphere, hydrosphere and atmosphere। मतलब अगर देखा जाए ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। पूरा वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे, पूरा यूनिवर्स भी देखेंगे, तो इसमें ये बताते हैं कि एक रिलेशनशिप लिविंग और के बीच में क्या है। जो हमारे तीन स्फीयर्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, उनके जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशनशिप हमारे लिविंग थिंग्स के लिविंग बींग्स के साथ कैसा रिलेशन है वो बताता है हमें बायोस्फीयर। बायोस्फीयर लिटरली मीन्स यही होता है कि एक टाइप का आप मान लो ग्लोब, जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। हम अगर लैंड लेते हैं तो लैंड का आउटर क्रस्ट जो होता है वहाँ पे लैंड एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारी लैंड में वाटर बॉडी भी मिलेगा, एटमॉस्फेयर भी है, जहाँ लिविंग बीइंग जो है वो आर एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिविंग बीइंग्स हैं यहाँ पे तभी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइप्स की चीज़ें मिलेंगी। लिथोस्फीयर भी, जहाँ पे वो अर्थ का आउटर क्रस्ट आप मान लो, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो रॉक के से बना होता है, तो फिर वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और यहाँ वाटर बॉडीज़ भी होती हैं अर्थ पे, यहाँ एटमॉस्फेयर भी है अर्थ का अपना। तो ये तीनों मिला के जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन होती है इनमें, ये इंटीग्रेटेड होते हैं, तो यहाँ इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे एक दूसरे के साथ ये तीन जो चीज़ें हैं इंटरेक्ट करके लाइफ को यहाँ पे सस्टेन करने में, सर्वाइव करने में मदद देती हैं। तो ये बायोस्फीयर का लिटरली मीनिंग है, एक ग्लोब जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप अभी पिक देखेंगे। जो ये पिक है इसमें आप देख लीजिए हाइड्रोस्फीयर, उसमें मछलियाँ हैं, जेली फिश है, नीचे से छोटे छोटे पेड़ पौधे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जू प्लैंक्टॉन्स हैं। ये एक अलग एक टाइप का वहाँ पे इकोसिस्टम है। हाइड्रोस्फीयर इसको बोलते हैं पानी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए अर्थ है, तो ये लिथोस्फीयर है, यहाँ पे अलग टाइप के चीज़ें पाई जाती हैं। और हमारा एटमॉस्फेयर, वहाँ बर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तीनों ने मिला के हमारा बायोस्फीयर बनाया है। जब ये तीन यहाँ पे हैं तभी हम अर्थ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर इन तीनों में एक नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल है और पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो हमारी लाइफ है वो अर्थ पे क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बाकी जगह नहीं है। यहाँ का अपना एटमॉस्फेयर है जिसको अर्थ अपनी ग्रेविटी से हमेशा अपनी तरफ पुल करके रखती है। हाइड्रोस्फीयर है, तो ये तीनों चीज़ें मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो इस स्लाइड से आप देख ही सकते हैं कि हमारा बायोस्फीयर ये तीनों चीज़ों की इंटरेक्शन से ये एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। और यहाँ के लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के एलिमेंट्स, जो लिथोस्फीयर है वो हाइड्रोस्फीयर के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके और एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे लाइफ को सर्वाइव करने में मदद देता है। जो बायोस्फीयर है ये एक वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स है। ठीक है, ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम माना जा सकता है, पूरे ग्लोब का एक इकोसिस्टम है।
इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पॉन्ड है, लैंड है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो बट जो बायोस्फीयर है ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, एक वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम्स को मिला के हमारा एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनता है जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इसमें जो लिविंग ये बना होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम बायोटा या एबायोटिक, जो दूसरे हैं एबायोटिक जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं फैक्टर्स, जहाँ से ये सारा काम इस बायोस्फीयर का होता है। इसमें सारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी इकोसिस्टम हैं ये उन सब से बना होता है। बायोस्फीयर जो होता है ये एक बायोलॉजिकल एनवलप होता है जो हमारे ग्लोब को एक तरफ से कवर करके सराउंड करके रखता है। ये हमारे ग्लोब को पूरे, अगर हम अर्थ का ग्लोब देखेंगे तो पूरा बायोस्फीयर जो है ये एक बायोलॉजिकल एनवलप है जो हमारे ग्लोब को सराउंड करके रखता है। और यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग जो भी हैं फैक्टर्स ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं एनर्जीज और न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे इसको अर्थ्स एनवायरमेंटल स्फीयर भी बोला जाता है। ये वर्ल्ड वाइड सब सारे इकोसिस्टम्स का मिला के एक जो बनता है वो है बायोस्फीयर। तो ये जो बायोस्फीयर है ये जो है इसमें लाइफ जो है बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन से लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये जो बायोस्फीयर है ये कैन बी ए जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि अगर एक जोन बनता है जहाँ पे लाइफ जो है अर्थ पे है तो ये जो है बायोस्फीयर ये कैन बी ए जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विथ रिगार्ड टू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी यहाँ कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है। ये एक ओपन सिस्टम होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता रहता है, क्योंकि हाँ बायोस्फीयर में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो कैप्चर करती हैं सनलाइट, फूड बनाती हैं, वो फूड में एनर्जी होती है और वही आगे जाके कोई और खाता है थ्रू फूड चेन, जो आपको पता ही है, उसको कोई खाता है और जो प्लांट को प्रोड्यूसर को खा रहा है तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर को भी और कोई खाता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसी तरीके से चेन चलती जाती है और हमारी एनर्जी का जो फ्लो होता है वो भी चलता जाता है। तो इससे क्या होती है, जो एनर्जी कैप्चर की गई होती है इन बायोस्फीयर बाय द प्लांट्स वो आगे फ्लो करती रहती है। तो इस बायोस्फीयर में जो एनर्जी का सर्कुलेशन है वो चलता रहता है, ओपन सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जा रहा होता है यहाँ पे। तो ये बायोस्फीयर में ही होता है क्योंकि इसमें लिविंग नॉन लिविंग और ये सारे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं हमारे अर्थ पे तो वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, सबका मिला के ही बनता है। यहाँ पे डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं जो एक सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स, एक्वाटिक से लेकर टेरिशियल एंड ट्रॉपिक से लेकर पोलर, इस हिसाब से कम्युनिटीज़ यहाँ पे होती हैं। बायोस्फीयर जो होता है डिपेंडेंट होता है एयर, वाटर और सॉइल पे, इसीलिए इसके डिविजन्स हुए, सब डिविजन्स हुए बायोस्फीयर के, क्योंकि बायोस्फीयर में 3 कंपोनेंट्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं जब हमें लाइफ को इधर सर्वाइव करवाना है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं एयर, वाटर एंड सॉइल, इसीलिए इसके जो सब डिविजन्स हैं वो है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर पहले ही पढ़ लिया था, तो जब हम इसके ये 3 डिविजन्स पढ़ेंगे तो सेम ही वो डिवीजन है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। अब हमें एक जो डिवीजन है एटमॉस्फेयर वो पढ़ना है, बाकी जो ये बायोस्फीयर है ये इसमें ये 3 डिविजन्स पाए जाते हैं। अब जो ये पिक है जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले एटम होता है, ठीक है। जब स्टार्ट में कोई भी चीज़ तो एकदम से ह्यूमन या कोई प्लांट तो नहीं बना होगा, सबसे पहले था एटम। जब 2 एटम्स मिले तो मॉलिक्यूल बना, यही मॉलिक्यूल ने आगे जाके एक सेल ऑर्गेनेली बनाई। जैसे हमने सेल के अंदर पढ़ा है बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, प्लास्टिड होते हैं, इसको सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। यही सेल ऑर्गेनेली बहुत सारी जो होती हैं मिल के एक सेल बनाती हैं। जब सेल बनती है बहुत सारी सेलें इकट्ठे मिल के टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू जो है बहुत सारे मिल के ऑर्गन बनता है एक। तो जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन है, जैसे हमारा पेनक्रियाज है, जैसे हमारा गॉल ब्लैडर है, ये एक ऑर्गन है, जैसे लिवर है। तो ये बहुत सारी टिश्यूज़ को मिला के एक जो टिश्यूज़ की एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है, वो जो स्पेसिफिक फंक्शंस वाले टिश्यूज़ होते हैं मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं।
वो ऑर्गन जो होता है, जब एक बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंटली फंक्शन करते हैं, तब जाके वो एक ऑर्गेनाइज्म बनता है। जैसे हमारे में लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे ऑर्गन्स हैं हमारे में। तो ये सारे ऑर्गन मिला के जब हमारी बॉडी बनेगी तो हम एक ह्यूमन बीइंग बनेगा। इसी तरीके से हर जानवर में अपने अपने टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, तब बनता है ऑर्गेनाइज्म। अब ये ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजम्स जब मिलती हैं तब बनती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक डिस्टेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, वेदर दैट ग्रुप कंप्राइजेज ए नेशन या ग्रुप ऑफ पीपल, जिसके अंदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होता है, विद कॉमन करेक्टरिस्टिक्स उनमें होता है। ठीक है, फिर यही पॉपुलेशन जो है ये सब मिलके एक अलग ग्रुप बनता है, जिसको बायोसिनोसिस भी बोल सकते हैं या कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं। कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इकट्ठे रहता है एंड प्रैक्टिस करता है कॉमन ऑनरशिप। ठीक है, एक सोशल यूनिट बोल सकते हैं आप, जिसमें ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स रहते हैं जिनका एक कॉमन चीज़ें होती है, जैसे उनके नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज़, कास्ट, ये सारी चीज़ें उनमें कॉमन होती हैं। एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर कॉमन होता है। फिर जब यही कम्युनिटी बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं ऐसे ऐसे, जैसे एक कम्युनिटी है उसके जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलीजन एक होते हैं, दूसरी कम्युनिटी होती है उसके भी नॉर्म्स, वैल्यूज़ एक जैसे होते हैं। फिर इस तरीके से जब ये सारी कम्युनिटीज़ मिल के एक सिस्टम बनाती है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जहाँ पे यहाँ पे इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनाइजम्स का उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ मिलती हैं तब एक इकोसिस्टम बनता है। अब यही इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजम्स होते हैं और उनका इंटरेक्शन उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ होता है, जैसे हवा, पानी, सनलाइट, ये सारी चीज़ों टेम्परेचर के साथ होता है। फिर बनता है इस इकोसिस्टम से हमारा बूम। बूम में क्या होता है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जिनका एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होता है अपने उस एनवायरनमेंट के लिए जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, अगर कोई और जगह होगी वहाँ के प्लांट और एनिमल के का कुछ ऐसा कॉमन होता है कि वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हम अगर लेंगे राजस्थान, रेत वाली जगहों पे, वहाँ पे वैसे ही जीव जंतु रह पाएंगे जो उस क्लाइमेट को मतलब वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल, उनके अंदर कुछ ऐसे सेम कैरेक्टर्स होते हैं जो वैसी हार्श कंडीशन, या हम पोलर एरियाज़ लेते हैं वहाँ वाले कंडीशन में रह पाएंगे। तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पे वो रहते हैं। फिर ये सब बूम मिला के बनता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर तो आपको पता ही है, वो एक ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पे लिविंग बीइंग्स जो है वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है और एक रिलेशनशिप बनाता है अपने जितने भी उसके इर्द गिर्द जो भी एयर, वाटर और सॉइल, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के साथ एक इंटरेक्शन बनाता है और वहाँ की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करने में मदद देता है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये बायोस्फीयर है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है इसको हम एयर भी बोल सकते हैं। जो ये एयर है वो हर जगह पाई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये एनवायरनमेंट का। जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी लेयर्स में पाई जाती है। हमारा अर्थ जो है इस एटमॉस्फेयर को अपने साथ पकड़ के रखता है। ये एक जो एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ को एज ए कवर करती है। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ से भागता नहीं है कहीं, वहीं पे रहता है, क्योंकि हमारी अर्थ में मैग्नेटिक पावर होता है, थ्रू ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू ये इस एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच के ही रखता है। जो ये एटमॉस्फेयर है ये मल्टी लेयर्ड गैसेस एनवेलप होता है। ठीक है, जो हमेशा हमारे प्लैनेट अर्थ को सराउंडेड रखता है, इसलिए इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये लगभग इसमें लेयर्स बहुत सारे होते हैं। जो अर्थ के सामने ही वाली लेयर होती है लगभग 15 किलोमीटर तक, जब हम यहाँ से अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे हाइट की तरफ, वहाँ पे होता है हमारा पहला लेयर, वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, वो वहीं पे सारी एक्टिविटीज़, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ वहीं पे होती हैं। ट्रोपोस्फियर, जितना जितना ऊपर हम जाएंगे उतना उतना हमें कूलर फील होता है। उसके बाद होती है एक और लेयर, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एक लेयर होती है, वो जो स्ट्रेटोस्फियर है वो इस 15 किलोमीटर से बाद में 50 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फियर होता है।
उसमें एक लेयर होती है ओजोन लेयर, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं तो उस अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है, उसको बीच में ही वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचा देता है। ये ओजोन लेयर जो हमेशा स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो अब जो ये उसके बाद हमारा मीजोस्फीयर, उसके बाद हमारा एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर आता है। तो ये जो है इस तरीके से हमारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। अब हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो ऑक्सीजन है वो प्लांट प्रोड्यूस करता है और छोड़ देता है हवा में, तो फिर वो हवा में रहता है। फिर एनिमल्स और हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ले लेते हैं, जब थ्रू रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसी तरीके से जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में जाता है। बाद में जब प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वही कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल चलता है। प्लांट छोड़ता है ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं और हम जो हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेता है प्लांट ताकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहते कहाँ हैं? डायरेक्टली तो हम एक दूसरे से नहीं लेते हैं ना, पहले हम तो हवा में छोड़ते हैं और फिर वहाँ से हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट ले लेता है। और जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है ये एक्ट करता है एज एक तो ये कैरियर हुआ हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा ये एक्ट करता है एज ए ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि इसके पास हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें मीथेन है। ग्रीन हाउस में क्या होता है जब सन की रेज आती है ना तो वो अर्थ पे आती है, तो फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक जब होती है तो जो बीच में एटमॉस्फेयर है वो उन रेज को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसके पास कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, उसके पास एबिलिटी होती है वो गैसेज को होल्ड कर सकता है। तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो उन जो रेडिएशन बैक चली गई है, नहीं तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना तो ये रेडिएशन वापस एस्केप हो जाएंगी, इस एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी और हमारा जो अर्थ है ये ठंडा का ठंडा ही रह जाएगा। वार्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। गर्मी हर एक चीज़ के लिए, जैसे हमारी फसलें पकनी हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो गर्मी पानी को, कल को हमें पानी कैसे मिलेगा? ग्लेशियर से जब बर्फ़ पिघलेगी तब हमें पानी मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ को गर्म होना भी टाइम टाइम पे ज़रूरी है। तो तब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में, ये जो हमारी अर्थ से हीट, ये लाइट जो हीट वापस चली गई उसको ये बीच में ही रोक देगा और हमारे एटमॉस्फेयर उसको जब रोकता है और हमारी अर्थ को ये जब रोकता है तो मतलब वो हीट ये एब्जॉर्ब करता है, तो उस वजह से हमारी अर्थ हमेशा गर्म ही रहती है। एटमॉस्फेयर जो है ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, अल्ट्रावायलेट रेज से। ऊपर से जो रेज आएंगी उनको ये रोक देता है और जो नीचे से वापस रिफ्लेक्ट बैक रेज जाती है सन की, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जब जाती है उसको भी रोक देता है ताकि अर्थ को ये एकदम से अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद देता है। दूसरा, बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, उनको तो हवा में उड़ना है तो उनको कोई मीडियम तो होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर यहाँ एक मीडियम का काम करता है किसी भी बर्ड या किसी भी इंसेक्ट को फ्लाई करने में। और एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, अगर ये गंदा हो गया है, इसमें पोल्यूशन हो गया है, तो इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को खुद भी साफ़ करता है थ्रू रेन, थ्रू स्नो। ठीक है, तो जब बारिश पड़ती है एटमॉस्फेयर काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ गंदगी होती है जो हम छोड़ते हैं, अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर हमें वही चीज़ वापस देता है जो हमने उसको दी होती है। हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई, हमने बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट किया, सब हमने छोड़ दिया हवा में, पर जब बारिश होती है वो बारिश पड़ती है और हमें वापस हमको देती है, हमारी बिल्डिंगों पे, हमारी फसलों पे, हमारी ज़मीन पे, हर जगह हमें फेंक के वापस देती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी हम किसी को अच्छा करेंगे, अच्छा देंगे, तो वो भी हमें वहाँ से अच्छा ही देगा। बट अगर हम गलत करेंगे, गंदा करेंगे, तो वहाँ से भी हमें गंदा ही मिलेगा। तो यहाँ पे एबिलिटी क्या है एटमॉस्फेयर की कि ये अपने आप को खुद साफ़ करता है थ्रू रेनफॉल एंड स्नो। अब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है इसमें बहुत सारी मतलब गैसेस होते हैं, अलग अलग परसेंटेज है उन गैसेस का, तो वो हम पढ़ेंगे अब कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसमें। जो कंपोजिशन ऑफ एयर है या एटमॉस्फेयर, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन जो है उसकी परसेंटेज कितनी है एटमॉस्फेयर में, वो है 78.09%।
जो एयर है उसमें नाइट्रोजन की इतनी परसेंटेज है। फिर है ऑक्सीजन जो है 20.95। अलग अलग बुक्स में थोड़ा आगे पीछे का वेरिएशन है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। 21 कहीं दिखाया गया है, कहीं 20, कहीं कुछ ऐसे, बट इतना ही है, 19-20 का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। फिर आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032%, और कुछ ट्रेस गैसेस हैं जिसमें नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें जब आती हैं ये बनाती है हमारा अर्थ, ठीक है, जिसमें से हम डायरेक्टली ऑक्सीजन ले पाते हैं अपने अंदर। तो बाकी जो हैं ऐसे तो हमें हार्मफुल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये एक्सेस हो गया कंसंट्रेशन में तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही बड़ा रीज़न बनता है ये। तो ये कंपोजिशन है हमारी अर्थ की, तो ये सॉरी एयर की। तो ये सारी गैसेस जो हैं ये हमारा एयर बनाता है, और जब एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर, हमारा लिथोस्फीयर और हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिला के हमारा बायोस्फीयर ही बनाता है। तो ये सारी तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये बायोस्फीयर बनाता है, और यही है हमारे कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो ये इसके साथ हमारा कंपोनेंट जो ये चार थे ये कंप्लीट हो जाते हैं।